चलिए शुरू कर रहे हैं। JIGL दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज अपना चैप्टर चल रहा था। लास्ट हमने वो इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन देखे थे, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है इट इज़ रिलेटेड टू प्रिजम्पशंस। शॉर्ट नोट है पूरी, एग्ज़ाम में पूछा हुआ टॉपिक है, रिपीट भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। प्रिजम्पशंस की बात यहाँ पे हो रही है, तो लेट्स सी क्या है। ठीक है, कोर्ट में जब कोई केस जा रहा है ना तो कुछ बातें पहले से प्रिज्यूम्ड होती है। प्रिज्यूम का मतलब पहले से अज्यूम कर लेना, प्री अजम्पशंस दैट इज प्रिजम्पशंस वैसे बोलेंगे। तो क्या क्या प्रिजम्पशंस होते हैं, लॉ में क्या चीज़ें पहले से अज्यूम की जाती है वो समझ लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखना है। फर्स्ट पॉइंट में बोला दैट द वर्ड्स इन अ स्टैच्यू आर यूज्ड प्रिसाइजली एंड नॉट लूजली। ठीक है, प्रिसाइजली का मतलब हर चीज़ बहुत सोच समझ के लिखी गई है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये बात अपन कर भी चुके हैं पहले, स्टार्टिंग में भी अपन ने रूल्स में देखा कि कुछ भी नेसेसरी अननेसेसरी कुछ नहीं लिखा है, और जो नहीं लिखा है वो अज्यूम नहीं करना है। वही बात यहाँ पे भी हो रही है, प्राइमरी रूल में देखा। नेक्स्ट बोला वेस्टेड राइट्स जो है ना, मतलब जब कोई कानून पास हुआ था तो उसमें जो राइट आपको दिए गए थे वो राइट आपके पास ही रहेंगे। जब तक कानून में कोई बदलाव नहीं होता है तब तक इम्प्लाइड सी बात है कि वो रूल एप्लीकेबल है। अब कोई भी लॉ पास कर दिया तो हर साल वो लॉ को मतलब रिवाइज थोड़ी कराएंगे कि नहीं नहीं ये कानून अभी भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। RTI आप फाइल कर सकते हो, आपको पता है ना। अरे भाई 2005 का कानून है, RTI का कानून तो 19 साल हो गए, तो चल ही तो रहा है, तो वापस कहाँ लिया सरकार ने? बोले नहीं वापस तो नहीं लिया, बट एक बार फिर भी कंफर्म कर रहे हैं हम कि अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। ज़रूरत ही नहीं है ना, एक बार आपने लॉ पास कर दिया तो इम्प्लाइड है कि काम हो गया। ठीक है, नीचे है वो तो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, बाहर जाना, ये बिल्डिंग नहीं, नीचे जाओ, इस तरफ दुकान है, नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ ये बिल्डिंग में नहीं है। हाँ, तो जो भी कानून एप्लीकेबल हो चुके हैं वो तो रहेंगे ना परमानेंटली। हर साल कोई आपको रिमाइंड थोड़ी कराएगा कि ये एक्ट अभी भी एप्लीकेबल है। हमें पता है एप्लीकेबल है। अब कंपनी लॉ 2013 में आया तो आज भी अप्लाई हो रहा है ना, तो हर साल गवर्नमेंट कोई आपको रिमाइंडर भेजती है कि ध्यान रखना कंपनी लॉ अप्लाई होता है आज भी। अरे भी वो तो पता है, जब तक आप वापस नहीं लोगे तब तक तो मान लिया जाएगा ना कि एप्लीकेबल है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। दैट इज कॉल्ड वेस्टेड राइट। थर्ड टर्म ये आपको कुछ ध्यान में आ रहा हो, मेंस रिया, गिल्टी माइंड और इंटेंशन। The act itself does not constitute guilt unless done with a guilty mind. तो guilty mind होगा तो ही क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, वो भी एक assumption है। बोला स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टैच्यू। स्टेट मतलब सरकार, जो कानून बनता है वो बनाती सरकार है, लेकिन बनाती पब्लिक के लिए, खुद के लिए नहीं। तो उनके ऊपर वो कानून तभी अप्लाई होगा जब वो लोग स्पेसिफाई करेंगे उस चीज़ को, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा वैसा। नेक्स्ट बोला कोई स्टैच्यू जो है इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लॉज जो हैं, बाकी जो वर्ल्ड यूज़ करता है जैसे यूनाइटेड नेशन के लॉज और ये सब चीज़ें होती है, ऐसा कहीं हमारे इंडियन सिस्टम में कंपल्शन नहीं है कि हमें उनके लॉज के साथ अपने लॉज मैच करने पड़ेंगे, नॉट मैंडेटरी। क्यों ऐसा? बिकॉज देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के चक्कर में आप अपने लोकल रूट्स को भूल जाओगे तो दिक्कत है। कानून उस जगह के सिस्टम के हिसाब से बनने चाहिए। आप अमेरिका का कानून इंडिया में लगाने जाओगे तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सही बैठेगा, यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से वो कानून और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें इंटरनेशनल लॉज को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उनके साथ हार्मनी बना के रखो। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम उनसे अलग है और हम उनके साथ नहीं चल सकते, तो आप अपना कानून अपने देश के हिसाब से बना सकते हो। तो ये फुल लिबर्टी यहाँ पे दी है, ये बोला हुआ है। नेक्स्ट है द लेजिस्लेचर नोज द स्टेट ऑफ द लॉ। मतलब लेजिस्लेचर मतलब कौन? पार्लियामेंट। यहाँ पे अजम्पशन लिया जा रहा है कि पार्लियामेंट को सब पता होता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उनको नॉलेज है पूरा। नेक्स्ट बोला जब तक एक्ट में कोई अमेंडमेंट्स ना आ जाए स्पेसिफिक, तब तक जो है ना लेजिस्लेचर की तरफ से कोई ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। मतलब कानून बदलने का भी एक प्रोसीजर है, वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, उसके बिना कोई ऐसा अपडेट नहीं माना जाएगा वैसा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट को ये भी पता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और जुडिशियल अथॉरिटीज़ कैसे काम करती है, इसलिए वो भी ठीक है। नेक्स्ट लेजिस्लेचर कन्फर्स पावर्स नेसेसरी टू कैरी आउट ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय इट। इसमें बोला हुआ है कि पार्लियामेंट के थ्रू ही पावर्स मिलते हैं हर एक अथॉरिटी को कि उनको क्या ड्यूटी करनी है क्या नहीं करनी। वो तो इम्प्लाइड है क्योंकि पार्लियामेंट में कानून बनता है तो सारे पावर्स वहीं से आते हैं।
लेजिस्लेचर डज नॉट मेक अ मिस्टेक, ये भी एक अजम्पशन लिया जा रहा है कि पार्लियामेंट गलती नहीं करता है। बोला है कोर्ट इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं करेगी। अपन ने बात की थी कि जो कानून पास हुआ है कोर्ट सिर्फ उसको इंटरप्रेट करता है, चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई बहुत ऑब्वियस सी मिस्टेक हो जो अपेरेंट है, पता चल रहा है, तो कोर्ट क्या करता है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेज देता है, सजेशन भेज देता है कि यहाँ पे ना लिखने में गलती हुई है, स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, वर्ड गलत यूज़ कर लिया है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको रेक्टिफाई कर दो। पर वो रेक्टिफिकेशन का काम पार्लियामेंट का है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट कानून में बदलाव नहीं कर सकता है, सजेशन भले दे सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट, द लॉ कंपेल्स नो मैन टू डू दैट विच इज़ फ्यूटाइल और फ्रूटलेस। कानून कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाएगा जहाँ पे आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए बोला जाए जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सज़ा देनी है दे दो, पेनल्टी लगानी लगा लो, कॉम्पनसेशन मांगना है मांग लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है तो करवा लो, लेकिन वो परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं करना चाहिए। विदाउट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर आपने कोई अननेसेसरीली कोई भी डिसीजन दे दिया कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट कभी भी ऐसे फालतू के फैसले नहीं सुनाएगा कि आपसे फालतू मेहनत करवाई लेकिन जिससे सामने वाली पार्टी को कोई रिलीफ ही नहीं मिला। ऐसी कोई एक्टिविटी कोर्ट कभी नहीं कराता है। नेक्स्ट, लीगल फिक्शन लास्ट में लेता हूँ, उसके बाद वाला पॉइंट देख लो। पावर्स एंड ड्यूटीज आर इंटरकनेक्टेड। ये हमेशा होता है, पावर्स एंड ड्यूटीज आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड। अगर ना ट्रैफिक पुलिस को बोला है कि आपको ट्रैफिक मैनेज करना है, बट फिर उनको चालान काटने का पावर ही नहीं दिया, तो कोई सुनेगा उनकी? पुलिस वाला आपको रोक के बोल रहा है भैया हेलमेट क्यों नहीं पहना, आपने बोला मेरी मर्जी, नहीं पहना तो क्या कर लोगे? बोले कुछ नहीं, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। बोले ठीक है अगली बार कर लूँगा, खत्म हो गई बात। अब अपने पुलिस को देख के डरते क्यों है? रोकेगा तो चालान करेगा, पैसे मांगेगा, चिट्ठी बना देगा फालतू की 300 रुपये 500 रुपये की। तो वो डर है, इसलिए तो अपन फिर रूल फॉलो करते हैं। तो जिसको पावर दे रहे हैं या जिसको ड्यूटी दे रहे हैं उसको पावर तो दो, बिना पावर के ड्यूटी दे दोगे बेचारा क्या ड्यूटी करेगा? तो ये एक पॉइंट होता है, ध्यान रखना है। और बोला नेचुरल जस्टिस का डॉक्ट्राइन या नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन फॉलो होना चाहिए। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर है अपना एडमिन लॉज, उसमें पूरा टॉपिक डिटेल में है। नेचुरल जस्टिस मतलब किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस भी तो होती है ना, वैसी बात हो गई। तो इसके लिए ये एक्चुअली स्पेसिफिक टॉपिक है, उतना जनरल भी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। एडमिन लॉज में मैं आपको डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा, आराम से बात करेंगे उसमें, तो अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। अब बीच में बचा है ये लीगल फिक्शंस, ये भी अच्छा पॉइंट है। लीगल फिक्शंस का मतलब ये है कि बहुत बार ना क्रिमिनल केसेस में खासकर होता है, तो थियरीज होती है। थियरीज का मतलब कि क्राइम कैसे हुआ होगा, उसका ना एक वो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। अब मर्डर करने वाला इंसान सोच के मर्डर करता है, प्लान करके मर्डर करता है, तो कोशिश पूरी करता है कि सबूत ना छूटे। तो सीसीटीवी के सामने तो मर्डर करेगा नहीं कि सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। तो क्या होता है ना, उसका क्राइम प्रूव करने के लिए जो लीगल अथॉरिटीज़ होती है उनको बहुत सारा सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, सब सोचना पड़ता है कि इसने कैसे किया होगा, क्या किया होगा, ट्रेसेस ढूंढने पड़ते हैं, सबूत ढूंढने पड़ते हैं। वो लोग उसके बेसिस पे एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि जो हमें सबूत मिले हैं उस हिसाब से लगता है कि मर्डर इसने किया है, ये ऐसे घर में आया होगा, इस रास्ते से आया होगा, इतने बजे यहाँ पे था, इसने इसको देखा है, सारे वो कड़ियाँ जोड़ जोड़ के ना स्टोरी बनाते हैं और जज को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई जितने सबूत मिले हैं इससे ये समझ में आता है भाई मर्डर इसने किया है। अब अगर उस थियरी में कोई लूप होल निकलता है कि भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस थियरी को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वो थियरी सही साबित हो रही है और सारे सबूत उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे जिस साइट पे मर्डर हुआ तो उस साइट के नियर बाई के सीसीटीवी में आपको आते जाते उस टाइम पे देखा गया, फिर जिस टाइम पे मर्डर हुआ उसी टाइम पे आप नियर बाई में थे, ये सब पॉइंट्स होते हैं। मर्डर वेपन मिला है, आपके पोजीशन में मिला है, ये सब पॉइंट्स होंगे। वो मर्डर वेपन खरीदा आपने था, इसका कहीं दुकान से प्रूफ मिल गया, बिल मिल गया, ये सब पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से अगर ये पता चल रहा है कि पॉसिबिलिटी पूरी है कि मर्डर आप ही ने किया है, तो ये जो थियरी या जो स्टोरी बिठाई गई इसको हम क्या बोलते हैं? लीगल फिक्शंस। फिक्शन का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट रियल। तो सीबीआई या पुलिस ये बोल रही है कि हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है इसका मर्डर करते हुए, बट सारे सबूत इसके खिलाफ है कि यही था वहाँ पे और कोई नहीं था। आजकल सबसे ख़राब चीज़ पता है क्या है? मोबाइल की लोकेशन। ध्यान रखना, मर्डर करने जाओ ना मोबाइल लेके मत जा, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो गूगल वाला पकड़वा देगा आपको। आप बोले मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, बोला आपके फ़ोन की लोकेशन बता रही है कि आप वहीं पे थे और प्रिसाइज लोकेशन बता रही है कि वहीं पे थे। अब क्या बोलोगे? आप वहाँ थे नहीं, आपका फ़ोन पहुँच गया,
फ़ोन तो कोई देगा नहीं किसी को, तो कोई और लेके चला गया, ठीक है। तो मर्डर करने जाओ क्राइम सीन पे कभी भी फ़ोन लेके मत जाना, नहीं तो पहले गूगल वाला ही पकड़वा देगा आपको। ये झंझट वाला काम है, क्योंकि वो मोबाइल टावर से भी ट्रेस हो जाता है कि कौन से सर्कल के कनेक्शन में आप थे, मालूम पड़ जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सारे सबूत आपके खिलाफ जा सकते हैं, इसके बेस पे स्टोरी बनाते हैं लोग। वैसा मूवीज़ में बहुत बार दिखाते हैं, कितनी बार कोई क्राइम या मर्डर वाली मिस्ट्री वाली मूवी होती है तो उसमें दिखाते हैं कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है यार क्राइम सीन पे तो हमें कोई ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं मिला है, बट ब्लड के निशान है, डीएनए का सैंपल है, जूते के निशान है, वॉचमैन ने देखा था इसको, इतने बजे यहाँ पे था, ऐसा है। उसके बेसिस पे हाँ CID तो आपको पता ही है। हाँ क्या आज से वापस स्टार्ट हो गया? अच्छा ऐसा, हाँ बीच में मैंने देखा था कि बोल रहे थे वापस शुरू होने वाला है वैसा। अच्छा सही है, एंटरटेनमेंट कॉमेडी आएगा कि थ्रिलर आएगा पता नहीं, वो आने के बाद ही पता चले। हाँ ये इतने साल चला है तो काफ़ी अच्छा सीरियल था। शुरू में ना उसको देखने का क्रेज़ अलग था, हम लोग बहुत छोटे तब आता था ना, तो एवरी फ्राइडे सैटरडे आता था। हाँ आई थिंक फ्राइडे सैटरडे था, सैटरडे संडे शायद, मेरे को याद नहीं। तो वीकेंड में 2 दिन था वीकेंड में। तो पहले वो लोग क्या करते थे ना, आधा एपिसोड दिखाते थे, आधा एक दिन आधा दूसरे दिन। वो और क्यूरियोसिटी, रात को नींद नहीं आ रही, मर्डर किसने किया होगा, तो 10:30 से 11 बजे आता था, आधा घंटा, फिर बाकी का आधा घंटा अगले दिन दिखाएंगे, वैसा था। आजकल तो अपन सारा यूट्यूब पे फटाफट पूरा देख लेते हैं, 2x पे खत्म कर देते हैं। अब तो वो बिंज वॉचिंग हो गया ना, सीरीज़ में तो अच्छा है, 8 एपिसोड लॉन्च हुए, रात को शुरू किए, सुबह खत्म। उसका मज़ा भी अलग है, लेकिन तब अलग था कि अगले दिन वेट करो, कोई चॉइस नहीं है, वो अगले दिन 10:30 बजे आएगा। हाँ अभी सीज़न के लिए वेट करते हैं, पूरा सीज़न एक साथ आ जाता है, तो वो चलता था। तो तब क्या उसके क्राइम थ्रिलर बहुत अलग होते थे कि यार पता नहीं मर्डर किसने किया होगा, कुछ नया लाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया ना, वो मोनोटोनस हो गया। अब ऐसा है कि वो शक्ल देख के आपको पता चल जाती थी मर्डर ये करेगा। हाँ क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बेचारे एक ही होते थे ना, तो मालूम पड़ जाता था यही करने वाला है। और कुछ नया बचा भी नहीं था, मर्डर कैसे करेगा वो भी 2-4 तरीके ही थे, तो थोड़ा कॉमेडी ज़्यादा हो गया था, वो अपना रिपीटिशन हो गया। और सबसे खतरनाक कैरेक्टर तो अपना डॉक्टर सालुम के, मेन कैरेक्टर CID का वही था पता है, क्योंकि उसके बिना ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते, हर चीज़ तो वही चेक करके बताता है। अब किसी को गोली मारी है तो वो स्कल वाल होता है, खोपड़ी होती है, उस पर चेहरा बना देता है, फिर गोली कौन से गन से चली चेक कर लेता है, जहर दिया है तो टेस्ट करके बता देता है कि कौन सा जहर है ना। तो वो मेन कैरेक्टर था, उसके बिना ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम हो जाती। तो लीगल फिक्शंस क्या स्टोरी है वो आपके सामने आपको पता चल चुका है। तो ये सारे प्रिजम्पशंस कोर्ट लेके चलता है, पूरी शॉर्ट नोट है, देखो 10, 12, 13 पॉइंट्स है। आराम से अगर 5 मार्क में पूछ लिए तो हाफ मार्क के हिसाब से भी आप गिनोगे तो 10 पॉइंट तो आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे, ये वैसी बात है, ठीक है। तो ये सब आने को तो कुछ भी आ सकता है, देखो वो तो मैं बोलता ही नहीं कभी कि ये नहीं आएगा। आपको प्रोफेशनल एग्जाम में कोई ये बोल देना कि ये तो पूछ ही नहीं सकते, वो गड़बड़ है, वो पढ़ाने वाले में गड़बड़ है, फिर ऐसा नहीं हो सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। मेरे पूरे कंपनी लॉ में एक आंसर ऐसा है जो मेरे को ध्यान में है, जो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं पूछ सकते। एक डिपॉजिट्स वाला चैप्टर है, उसकी डेफिनेशन है, वो 3.5 पेज की डेफिनेशन है। हाँ तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो आंसर बने, क्योंकि उतना वेटेज ही नहीं होता क्वेश्चन का। बट अदरवाइज कोई भी टॉपिक में बोले ये तो पूछेंगे ही नहीं, ये तो आता ही नहीं है, वो ऐसा नहीं है। वो पढ़ाना नहीं हो तो अलग बात है, बाकी आता नहीं है ऐसा होता नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम जो आप नहीं सोचोगे पहले आएगा, और फिर आप फंस जाओगे कि मैं क्यों पढ़ के नहीं आया। तो आपको लगे कि चलो इसकी पॉसिबिलिटी कम है, वो जजमेंट भी हो सकता है कि भाई अभी तक पूछा नहीं है, नहीं पूछते, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्चुअली नहीं है, बट फिर भी एक बार पता तो होना चाहिए कि बाई चांस आ गया तो। और इजी से इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 4-4 मार्क्स में, फिर तब क्या लगता है अरे यार हाँ बोले ये तो छोड़ के आ गए, इतना ईजी आंसर था, एक बार पढ़ तो लिया होता, कुछ लिख लेता। वो रिग्रेट वाला काम करना ही नहीं चाहिए, एक बार पढ़ के तो जाना ही चाहिए। भले आप लैंग्वेज एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं करो, अलग बात है। नेक्स्ट यहाँ से बाकी है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज। वही इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात नहीं हो रही थी आगे, इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में। तो डेफिनेशन क्लॉज तो किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो कैसे होता है। देखो 2 टाइप की डेफिनेशन रहती है, एक है ना इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन वाली होती है। एक्सप्लेनेशन वाले में वो समझाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इंक्लूसिव वाले में ना खाली लिस्ट होती है कि दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ऐसे 2 टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। मैं एग्जांपल देख लेता हूँ यहाँ पे क्या दिए हुए, उसके बेसिस पे चलते हैं। देखो इसमें कुछ ऐसे फ्रेजेस आते हैं डेफिनेशंस में, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज required are used in the provisions relating to definition. These words mean that the definition is only conclusive unless otherwise context requires. वापस वही बात रिपीट कर दी उन्होंने। अगर किसी डेफिनेशन के स्टार्टिंग में ये लिखा हो unless the context otherwise requires, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई जो हमने डिफाइन किया है वैसे तो मीनिंग यही होता है, इन जनरल तो यही मीनिंग होता है,
बट अगर किसी सिचुएशन में आपको इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करना हो तो फिर दूसरा तरीका यूज़ कर लेना। मतलब हम बोल रहे हैं कि इन जनरल मोस्ट प्रोबेबली यही मीनिंग होता है, बट मीनिंग अदरवाइज भी हो सकता है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। कंटेक्स्ट का मतलब मीनिंग, इंटेंशन। तो अगर कोई और सिचुएशन आ गई तो ठीक है, बट नॉर्मल सिचुएशन में यही मीनिंग होता है जो हम डेफिनेशन में समझा रहे हैं। तो ये इसका हिंदी में से ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, बाकी तो कोई एग्जाम्पल आएगा तो ही बता सकते हैं। नेक्स्ट, यही बात वापस एक्सप्लेन की है। फिर बोला था डेफिनेशंस में भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस एंड इंक्लूसिव डेफिनेशंस। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जो लिख दिया बस उतना ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। एग्जॉस्टिव एक फ्रेमवर्क में उसको बांध दिया। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि जहाँ पे लास्ट में एटसेट्रा आ जाता है, कि ऐसी और भी चीज़ें हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, कितनी डिफाइन करेंगे। तो हमने थोड़ी बहुत लिख दी आपको आइडिया देने के लिए, बाकी चीज़ें फिर इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब जैसे 10 पॉइंट फिक्स है, 11वां नहीं हो सकता। और आपको जैसे कंपनी लॉ में एग्जांपल दूँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पढ़ रहे थे, तो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो स्टैट्यूटरी रिकग्निशन में 3 सेक्शन स्पेसिफिक थे, 7, 251, 339। एग्जॉस्टिव 3 ही थे एग्जॉस्टिव। लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में 6-7 केसेस थे, जहाँ पे टैक्स इवेजन की बात की थी, फ्रॉड की बात की थी। उसमें लास्ट में बोला था कि अगर और भी कोई रीज़न हुआ तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकता है। अब इसको क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव डेफिनेशन, इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन, कि हमने 5-6 पॉइंट लिख दिए बट ऐसे और भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो एग्जॉस्टिव एंड इलस्ट्रेटिव ये पॉइंट्स रहते हैं। इंक्लूसिव बोलो, इलस्ट्रेटिव बोलो, सिनोनिम है, इसलिए मैं दोनों वर्ड यूज़ कर दिए। इलस्ट्रेटिव भी बोल सकते हैं, इलस्ट्रेटिव मतलब मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बट ऐसे और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। इंक्लूसिव का मतलब भी वही है। देखो, इन एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस अ रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड, एंड इन इंक्लूसिव डेफिनेशंस देयर इज अ स्कोप फॉर फर्दर रीडिंग इनटू द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में और चीज़ें ऐड हो सकती है, इसका स्कोप है। एग्जॉस्टिव वाले में रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है, इसके बाहर कुछ नहीं होगा वैसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल चाहिए, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव क्या है, एग्जाम्पल से। रीडिंग अ बेयर एक्ट, जनरल आंसर है। बेयर एक्ट का मतलब वो जो कंपनी लॉ की आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया था अपना, सेक्शन 1 से लेके पूरा शेड्यूल 7 तक के लिस्ट और सारे सेक्शंस थे, उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। ओरिजिनल जिस फॉर्म में सरकार ने कानून पास किया है, जिस भाषा में, दैट इज़ अ बेयर एक्ट। तो कंपनी लॉ की जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाई थी, अमेंडमेंट एक्ट और नॉर्मल वाली, उसको बेयर एक्ट बोला जाता है। कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसमें लैंग्वेज में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एज इट इज़ लैंग्वेज यूज़ की है जो पार्लियामेंट में पास हुई, तो उसको बेयर एक्ट बोलते हैं, ये टर्म है। अब बोला बेयर एक्ट को रीड कैसे करना है, हम बात कर चुके हैं इस पर। एकदम स्पेसिफिक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, जो लिखा है उसका अपना मतलब, जो प्राइमरी रूल्स में बात हुई ना वो यहाँ पे है। ये जनरल आंसर है, तो इसमें आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप पढ़ सकते हो खुद से। ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। फिर एक है साइटेशन ऑफ केसेस। साइटेशन का मतलब जो केस पास्ट में हो चुके हैं उसका रेफरेंस देना। और कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होते हैं ऐसे, जज को अपना लॉयर बोलता है, बोले सर 2013 का ना गुजरात हाई कोर्ट का केस है, ये केस का नाम है, इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, उस हिसाब से हमें जस्टिस मिलना चाहिए, वो हमारे फेवर में। ऐसे साइटेशंस दिए जाते हैं, तो वो रेफरेंसेस की बात यहाँ पे हो रही है। फिर कोर्ट उन केसेस को रेफर भी करता है कि भाई जो ये बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, वैसा भी होता है। अच्छा, जो कोर्ट में केसेस हो चुके हैं, जो कोर्ट में फैसले हो चुके हैं, वो सारे फैसले जो है ना उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अलग अलग वॉल्यूम्स में। ये उन वॉल्यूम्स के नाम है। आपको केस लॉज जितने भी अपन बीच बीच में नहीं आते, उसमें देखना ये सब दिखते होंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन होती है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस हुए ना इंडिया में, उस सब का पूरा राइटिंग में रिकॉर्ड अवेलेबल है। आपको पढ़ना है तो पूरा केस पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली उसमें क्या हुआ। लेकिन सर वो जहाँ पे रखे हो वहाँ पे कुछ हो जाए वो... नहीं, वो तो बुक्स अवेलेबल होती है मल्टीपल। आपने लॉयर्स के ऑफिस देखा होगा कभी, तो लॉयर को इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी पे, एडवोकेट, पीछे की साइड इतना मोटी मोटी बुक रखी होती है, सब गोल्डन ब्लैक कलर की, पूरा ऐसा कैबिनेट बना होता है बुक्स का। अपने सोचते हैं इतनी सारी किताबों का क्या करते होंगे, ठीक है। तो या तो ऐसे ही खाली शो के लिए रखिए कि लगना चाहिए कि लॉयर का ऑफिस है, फीस अच्छी मिलेगी, या कुछ काम का है या पता नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पास, ये कॉपीज़ होती है। भाई अब गुजरात हाई कोर्ट में अगर कोई लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पास ना गुजरात हाई कोर्ट की सारी वॉल्यूम्स होंगी। तो 1980 का कोई केस है, उसको रिफ़र करना है, तो वॉल्यूम में से वो रिफ़र कर सकता है कि उस केस में क्या हुआ। तो ये प्रिंटेड बुक्स होती है जो अवेलेबल होती है। तो जो भी लॉ फील्ड में कनेक्टेड है वो लोग रिसर्च के लिए, रेफरेंसेस के लिए यूज़ करते हैं वैसा। तो ये अलग अलग जर्नल, रिपोर्ट्स,
सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये सब पॉइंट्स रहते हैं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूज़ ऑफ मे एंड शल। इंग्लिश में ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, फ़र्क क्या है मे और शल में, क्या फ़र्क है? मे मीन्स करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक, शैल मीन्स आपकी करे तो भी, लेकिन सर ये एक ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसे तो अलग हुआ। मे का मतलब यू में डू इट इफ़ यू वांट टू, ऑप्शन यू शैल डू इट, आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, वैसा हो गया। यू में मतलब आप चाहो तो काम करो, नहीं तो मत करो। यू शैल मतलब यू हैव टू, दैट इज़ अ डिफरेंस। तो यही मीनिंग है, और लॉ में फिर इंटरप्रिटेशन भी ऐसे होना चाहिए, बट ये कम नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें उन्होंने ऐसा लिखा है, कितनी बार मे लिखा होता है ना तो भी बोले कंपलसरी होता है। बोले यार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, जब मे लिखा होता है तो फिर कंपलसरी क्यों होता है? तो शल लिख दो ना, सीधा सीधा झमेला खत्म करो। बट इंग्लिश लैंग्वेज है, वो अपने हिसाब से चलती है। देखो इसमें लिखी है बात, जो अभी अपन ने डिस्कस किया वो यहाँ लिखा है, वो सही है, यहाँ तक बात समझ आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मतलब बोल रहे उल्टा भी होता है। अब ये तो फिर भगवान ही मालिक है, कैसे डिसाइड करें कि मे को शल मानना है कि शल को मे मानना है कि मे को मे ही मानना है, कैसे डिसाइड होगा? दोनों बात बोल के छोड़ दिया। अब ये पंगा होता है कोर्ट में इंटरप्रिटेशन में, और एक्चुअल में होता है। अब मैं तो मे देख के बोलूँगा, बोले यार मेरी मर्जी, कंपलसरी कहाँ है? तो बोले नहीं, कितनी बार मे का मतलब मैंडेटरी भी होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कितनी बार में कौन से मैंडेटरी होता है, कौन से में नहीं होता है? तो ये भाषा का बहुत प्रॉब्लम है, उस वजह से बहुत बार कोर्ट में इश्यूज आते हैं। फिर उसके इंटरप्रिटेशन के रूल्स, पास्ट में क्या हुआ था और कोई केस का रेफरेंस, उसमें से चीज़ों को निकाला जाता है। वैसा कंफ्यूजिंग है। आप ये भी पढ़ो, देखो आपको वही लगेगा, बोले दोनों बातें करके छोड़ दिया, ये करना क्या है? आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि मे का मतलब वैसे ऑप्शनल होता है, शल का मतलब मैंडेटरी होता है, बट कितनी बार दोनों उल्टा भी यूज़ होता है। आपको भी ऐसे ही लिख के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में यही बोला है, अपने हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते। ये वाला आंसर ठीक है। एंड और तो अपन ने बात कर ली, वो आपको पता है कि भाई एंड मतलब दोनों कंडीशन यूज़ करनी, और मतलब ऑप्शनल है। प्रोविजो कैसे इंटरप्रेट करते हो बात की अपन ने, प्रोविजो एंड एक्सेप्शन क्लॉज कल नहीं डिस्कस कर रहे थे, ये उसके ऊपर एक आंसर बना दिया इन्होंने। तो मैं मीनिंग पूरा समझा चुका हूँ। प्रोविजो में अपन ने डिस्कस नहीं किया कि भाई जनरल मीनिंग अपनी जगह है, लेकिन प्रोविजो को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे अपन ने वो एग्जांपल देखा कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन वाला, तो भाई मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बैठूंगा ही नहीं, मेरे ऊपर रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, मैं अलग हूँ, तो दैट इज़ अ प्रोविजो। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में दिया। अब अगर सिर्फ प्रोविजो पे आपको आंसर पूछा है तो इसमें से आप कंटेंट लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही लाइन में था, यहाँ आपको उसको पूरी शॉर्ट नोट मिल जाएगी। तो पहले आपको पढ़ना ही है, ये मीनिंग बताया हुआ है ना, तो एक बार पहले इंटरप्रिटेशन आप ट्राई तो करो। जो वर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी वापस पूरा करा दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा कोशिश करनी चाहिए खुद से। डीमिंग प्रोविजन, ये आज ही पढ़ा रहा था मैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, एग्जैक्टली डीमिंग प्रोविजन। नेक्स्ट आंसर भी ऐसा है, ये न्यू मॉड्यूल में ऐसे पॉइंट्स ऐड किए जो कि है बड़े बेसिक से, पुराने सिलेबस में ये सब नहीं थे। जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन सा ओवरराइड करेगा? स्पेशल। हाँ, तो आप जानते हो बात, उसके ऊपर पैराग्राफ है। ठीक है, ये आंसर भी आप टिक कर सकते हो। आप पढ़ना, आपको सब कुछ पता चलेगा कि हाँ ये पढ़ाया हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बाकी है? अभी तो और आंसर्स तो है ही। कहाँ तक जा रहा है ये? ठीक है, तो ये थोड़ा कल के लिए बाकी रखते हैं, फिर आज इतना रखो, फिर वो आपका नेक्स्ट बैच लेट हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में ख़त्म नहीं कराना है। यहाँ से बाकी रखते हैं सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन से। ये अभी लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 पेपर पहले, इससे एक अटेम्प्ट पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप पेपर दोगे ना, आपको लगेगा कि बुक में है, पढ़ाया हुआ है सब कुछ, उसी में से आया है। ऐसा कुछ पेपर बाहर से नहीं आता है कि पेपर देख के लग रहा है पता नहीं कहाँ से पूछा, ऐसे कुछ भी नहीं है। 90% पेपर आपको अपने कंटेंट में से मैच करता हुआ मिलेगा। और जब ये सिलेबस खत्म कराऊंगा तो आप पास्ट पेपर्स सॉल्व करके देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ बुक में से ही तो है। तो अपने को प्रिपरेशन वैसी करनी है, बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ बाहर से नहीं पूछते कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टैली करवा दूंगा। ठीक है, इतना रखो, बाकी कल इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर।